गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। कल मैं आपको बेटा 9th क्लास के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ा रहा था, उसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल समझाए थे कि ठोस को गैस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, गैस को ठोस में मिलाएंगे क्या बनेगा, या द्रव को गैस में मिलाएंगे किस तरह का कोलाइडी विलयन बनेगा। तो विभिन्न प्रकार के 8 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए थे, किस तरह से 8 कॉम्बिनेशन बन रहे थे। उनमें से एक कॉम्बिनेशन आपसे मैंने पूछा भी था बेटा कि यदि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस, तो क्या बनेगा। इसका जो आंसर है बेटा क्या बनेगा, एरोसॉल। किस प्रकार का विलयन बनेगा, एरोसॉल बनेगा। और बात करें अपन इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हो जाएगा धुआं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, धुआं। तो ये तो एग्जाम्पल है, और ये क्या है बेटा, प्रकार। ये कोलाइडी विलयन का प्रकार है और नीचे वाला क्या है, एग्जाम्पल। फिर स्याही से घटक को पृथक करने की विधि का मैंने कल आपको डायग्राम समझाया था लास्ट में, और उसको डिटेल में समझाया था, काफ़ी चित्र बनाया था। वो वाला एक्सपेरिमेंट आप किस में करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में करोगे कि किस तरह से आपने वॉच ग्लास में इंक रखी, नीचे से बर्नर से जब गर्म किया। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट क्यों नहीं रख दिया, इंक को ही रख देते ना डायरेक्ट वॉच ग्लास को बर्नर पर, क्या ज़रूरत थी बीच में एक पात्र लिया था और उसमें पानी भरा था। बेटा अगर आप डायरेक्ट रख देते ना वॉच ग्लास को तो टूट सकता था, समझ रहे हो आप, या फिर वो जल भी सकते थे घटक वगैरह। तो जलाने नहीं है, हमें प्राप्त करने थे बेटा। इसके लिए हमें एनर्जी मिले, लेकिन लाइट एनर्जी मिले, और लाइट यानी हल्की एनर्जी मिले। इसलिए हमने बीच में एक माध्यम और लगा दिया था, जल, कि वो एनर्जी डायरेक्ट बर्नर के द्वारा ना जाके जल गर्म हो और जल से जलवाष्प वॉच ग्लास को एनर्जी ट्रांसफ़र करे। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा होगा, रिजल्ट भी यानी परिणाम भी अच्छे आएंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम और प्रयोग करना चाहेंगे बेटा। देखा होगा आप लोगों ने, आपकी मम्मी दूध को जमाती हैं दही के रूप में, तो उससे मक्खन निकालती हैं। मक्खन निकालने के लिए मिक्सी में डाल के और उसको फिर ऑन करती हैं, तो घूमता है, बहुत तेज घूमता है नीचे से वो, और मक्खन कहाँ जाता है, ऊपर। तो ये तो था दही से मक्खन निकालने का। कि आप डायरेक्ट दूध से भी क्रीम निकाल सकते हैं क्या। क्रीम तो सुना होगा ना आप लोगों ने, क्रीम तो बहुत पसंद होती है, क्रीम के बिस्कुट खाते हो, है ना बेटा। और डेयरियों पे भी सुना होगा क्रीम, या जैसे देखा होगा आप लोगों ने, आप तक आप थैली में दूध आता है, पैकेट्स में आता है, तो वो भी अनेकों प्रकार का आता है, उस पर नाम लिखे रहते हैं अनेकों प्रकार के, जैसे टोंड दूध, डबल टोंड दूध, पता नहीं क्या क्या। मैं अभी बताता हूँ आपको, एक मिनट। इसको अरेंज करते हैं पहले। तो जब दूध लेने जाते हो ना बेटा, तो ऐसा नहीं कि दूध वाले को पैसा दिया और चाय जो थैली ले आए, ऐसा नहीं होता है बेटा। आप जितने पैसे दोगे उस हिसाब से आपको थैली मिलेगी, कि आपको जो पैसे दिए आपने किस तरह के दिए। तो इसमें आपने देखा होगा अलग अलग तरह के आते हैं, नाम सुना होगा, क्रीम, टोंड, है ना। ये दूध जिस सरस का ले लो, चाहे अमूल का ले लो, किसी का ले लो, इस टाइप्स होते हैं उसके। ये डबल टोंड, डबल टोंड। मैं कंपनी का नाम नहीं बता रहा है, मैं ये दूध के प्रकार बता रहा हूँ जो आप पैकेट्स में प्राप्त कर रहे हो। कंपनी तो कुछ भी हो सकती है। ये सब जब आप कहोगे सर कंपनी सेम है, जैसे सरस का ही ले रहे हैं, या पर अमूल का ले रहे हैं, या और भी जो कंपनी चल रही हैं उनका ले रहे हैं,
तो उसमें फिर ये अलग अलग क्यों डाले? अलग अलग डालने का मतलब है कि इसमें जो फैट है यानी वसा है, वसा की मात्रा क्या होती है? अलग अलग होती है। इन सभी में वसा की मात्रा अलग अलग होने के कारण इनकी रेट भी अलग अलग होगी और इनके नाम भी अलग अलग होंगे। तो ऐसे प्रश्न बनता है कि जब भैंस ने दूध दिया, दूध डेयरी पाया, डेयरी से यहाँ गया, यहाँ से पैकिंग हो गई, तो बसा बीच में गई कहाँ? कौन खा गया इसको? कहीं ना कहीं तो किसी न किसी ने तो बसा को निकाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो कंपनियां बैठी हैं ना, ये कंपनियां बड़ी बड़ी, ये कंपनियां क्या करती हैं बेटा? इनसे एक विशेष विधि है, उस विधि के द्वारा वसा को पृथक किया जाता है और हर प्रकार के दूध में अलग अलग फैट होती है। दूध में जितनी ज़्यादा फैट होगी वो दूध उतना ही ज़्यादा महंगा होगा। तो इस तरह से वो फैट कहाँ गया? बीच में से कम कैसे रह गई? क्योंकि उन्होंने निकाल ली। और उस विधि को ही तो हमें यहाँ पढ़ना है कि आखिर वो विधि कौन सी थी जिसमें हम दूध में से क्रीम प्राप्त कर सकते हैं। और इस विधि को ही अपकेंद्रण विधि भी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन के द्वारा इसको निकाला जाता है। अपकेंद्रीय यंत्र के द्वारा, केंद्रीय यंत्र के द्वारा, दूध से क्रीम पृथक की जाती है और इसी आधार पर, यंत्र के आधार पर इस विधि का नाम अपकेंद्रण विधि रख दिया। इसमें क्या करते हुए तो दूध को लेके, जैसे डेयरी मशीन पे जाते हो वहाँ देखा होगा, तो दूध को लेके एक पात्र पे रखते हैं बेटा और उसको बहुत तेज घुमाया जाता है। स्पीड फिक्स होती है, उसे स्पीड से घुमाया जाता है। तो दूध के जो बाहरी कण होते हैं वो तो कहाँ बैठ जाते हैं? नीचे। और जो हल्के कण है, फैट है, वो कहाँ जाता है बेटा? तैरकर ऊपर आ जाता है। उसको उसी स्पीड से घुमाया जाता है जितने स्पीड से आपको दूध का बनाना है, कि टोन बनाना है या डबल टोन बनाना है या क्रीम वाला बनाना है, उस हिसाब से फिक्स कर दी जाती है। और ऊपर जो क्रीम आ गई उसको वहाँ से हटा लिया जाता है। बाकी का जो दूध बचा उसे मार्केट में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। तो दूध से क्रीम निकालने की जो यंत्र है, उस यंत्र का नाम है अपकेंद्रीय यंत्र और उस विधि का नाम है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि। इस विधि का उपयोग केवल दूध से क्रीम निकालने के नहीं, और भी कई दैनिक जीवन में काम आते हैं, प्रयोगशालाओं में काम आते हैं। जैसे ये विधि वो होती है, दही से छाछ बनाते हैं ना, छाछ बनाते हैं तो उसको भी इस तरह से हिलाते हैं, वहाँ ये विधि काम आती है, वहाँ भी मक्खन प्राप्त होता है। तो इस विधि का उपयोग प्रयोगशालाओं में भी काम में आता है। रक्त व मूत्र की जांच के लिए, रक्त व मूत्र यानी यूरिन, ब्लड एंड यूरिन टेस्टिंग में भी इसको यूज में लिया जाता है। ये विधि काम में आएगी। दूसरे डेयरी में तो हो ही गई, बताई दिया हमारे डेयरी का तो उपयोग। एक और है तीसरा, अपने घर में जो वॉशिंग मशीन होती है ना, उसमें ये विधि काम आती है। देखना वॉशिंग मशीन में घूमता है पानी इस तरह से, इस तरह से घूमता है। और जब धुल जाते हैं ना कपड़े, तो धुल जाने के बाद जब उसको ड्रायर में डालते हैं सुखाने के लिए, तो उस समय इस तरह से घुमाता है कपड़ों को, इतना तेज घुमाता है कपड़ों को, इतना तेज घुमाता है कि पानी कपड़ों से पृथक हो जाता है और पाइप के द्वारा बाहर निकल जाता है। जबकि पानी किस में घुसा हुआ था? पहले कपड़ों में ही तो था, दिखाई दे रहा था क्या अलग से? गीले थे, फील हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, फील हो रहा था।
जब उसको घुमाता है ना बहुत तेज तो पानी अलग हो जाता है, तो उस समय विधि जो है वो अपकेंद्रण की विधि है। तो इस तरह से देखा कि आपने ये प्रयोगशालाओं में रक्त और मूत्र की जांच में, दूसरा आया डेयरी उद्योग में, और तीसरा वॉशिंग मशीन में इस विधि का उपयोग किया जाता है। दूध से क्रीम प्राप्त करने के बाद एक अगला टॉपिक है कि यदि दो अघुलनशील द्रव है, द्रव में बेटा द्रव का द्रव में, लेकिन वो है कैसे हैं, अघुलनशील। ये तो बड़ी समस्या हो गई यार, द्रव को द्रव में ही घोल रहे हो, अब कैसे अलग करेंगे, छानेंगे तो दोनों ही उसमें से निकल जाएंगे, हैं, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हमें तो पृथक करना है भाई, तो उसके लिए कैसे कौन सी विधि काम में लेंगे वो देखिएगा बेटा। दो अघुलनशील अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। तो देखिएगा किस तरह से पृथक करोगे इनको। इसके लिए मैंने जैसे एक एग्जांपल के तौर पर तेल और पानी का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, क्योंकि पानी और तेल कभी भी आपस में एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। यदि पानी की सतह पर आपने तेल डाल दिया तो ऊपर ही तैरता रहेगा, पानी नीचे रहेगा, तेल ऊपर रहेगा। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा होता है घनत्व में अंतर होने के कारण, यानी पानी का घनत्व अधिक होता है, पानी भारी होता है इसलिए कहाँ रहेगा, नीचे। और तेल का घनत्व क्या होता है, कम, यानी तेल पानी की तुलना में क्या होता है, हल्का, इसलिए कहाँ रहेगा, तेल ऊपर। तो दोनों अघुलनशील हैं और दोनों के घनत्व में डिफरेंस भी है, इसलिए तेल और पानी के मिश्रण में से हम तेल और पानी को आसानी से पृथक कर सकते हैं। उसे पृथक करने के लिए एक प्रयोग करना पड़ेगा बेटा, जिसको हम चित्र के माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे। देखिएगा इधर, तो करना किसको है, तेल व पानी को। तेल व जल, तेल व जल के या कोकल, तेल व जल को मिश्रण में से पृथक करना। कि किस तरह से आप इनको पृथक करोगे बेटा, इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे।
इस तरह से इसको कैप उठाने का काम करेगा। इसमें देखो क्या क्या चीज़ डालोगे आप। ये तो है पृथक्करण की, पृथक्करण की। ऊपर रहेगा तेल, किसी का भी तेल ले लो, जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर ही तेल है। नीचे क्या रहेगा, जल। ये है अपनी स्टॉप कार। इसमें आप इस तरह से जल भर दीजिएगा। जब आप जल को और तेल को आपस में मिलाएंगे, खूब हिला दो एक बार। हिलाने के बाद इसमें कीप में भर दीजिएगा और कीप को कुछ समय के लिए चुपचाप शांत रखा रहने दें। डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल, और शांत रख देंगे। जब इसको शांत रखेंगे ना, देखो इस तरह से, ये आपने क्या ले लिया, तेल। ये तेल ले लिया। पहले तो आपने मिश्रण भरा था, दोनों को मिला के भरा था। तेल को और जल को लिया, इस तरह से ढंग से मिलाया और मिला के इसमें डाल दिया, और डाल के कुछ समय के लिए इसको उपकरण को शांत रखा रहने दिया। तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद तेल की लेयर कहाँ आ जाती है, ऊपर, और जल की लेयर कहाँ जाएगी, नीचे। तेल की लेयर ऊपर है, जल की लेयर नीचे है। इसका मैंने बता दिया था कारण, घनत्व में अंतर। घनत्व किसका कम होता है, तेल का, और जल का घनत्व क्या होता है, अधिक। लिख देता हूँ मैं, घनत्व क्या होता है इसका, कम, और इसका जो घनत्व है क्या होता है बेटा, अधिक। तो घनत्व का मतलब बाहर इसका ज़्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा, और तेल का घनत्व कम होगा तो कहाँ रहेगा, ऊपर। फिर आप स्टॉप कार की सहायता से नीचे एक पात्र रख दीजिएगा। इस तरह से आपने एक पात्र रख दिया है। स्टॉप कार की सहायता से जब इसको आप चालू करोगे तो इसमें से जैसे आप ऑन करोगे, धीरे 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 क्या निकलेगा, जल की बूंदें निकलेंगी, और जल की बूंदें कहाँ जाएंगी, नीचे इस पात्र में इकट्ठी होती जाएंगी। आपको ये कांच का होता है तो आपको उपकरण ये साफ दिखाई देगा इस तरह से, और इस तरह से ये गिरना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह गिरता रहेगा और आपको इसमें दिखता जाएगा दिखता जाएगा। तब तक इसको ऑन रखेंगे जब तक कि जल का स्तर यहाँ नहीं आ जाए। जैसे ही यहाँ आएगा, आते ही आप तुरंत इसको स्टॉप कार को क्या कर दोगे, बंद। क्यों? क्योंकि जल का लेयर जब घटते 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 यहाँ आ चुका है, इसका मतलब अब इससे ऊपर क्या आ चुका है, तेल, और जल पूरा नीचे आ जाएगा। तो इस पात्र को हटा के हम दूसरा पात्र लगा देंगे और उसमें क्या एकत्रित कर लेंगे, तेल। तो इस तरह से हमने जल को और तेल को अलग अलग कर लिया। तो ध्यान रखना, पहले जल प्राप्त होगा, बाद में तेल प्राप्त होगा। तेल को पहले प्राप्त नहीं कर सकते, और छानेंगे तो दोनों की दोनों ही उसमें से निकल जाते हैं, छलनी में से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसको पृथक्करण के लिए यह प्रयोग करना आवश्यक है। एक बार इस डायग्राम का नामांकित चित्र आप बनाइएगा, इस नामांकित चित्र को। आपने इस डायग्राम को बना लिया होगा और ये प्रयोग आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये जो प्रयोग है, तो इसके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग क्या है, इसको हम कहाँ कहाँ पर काम में ले सकते हैं, तो देखिएगा इसके अनुप्रयोग।
पहला जो इसका अनुप्रयोग है बेटा, वो सबसे पहले है तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। जो अभी समझाया था मैंने, तेल व जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। दूसरा जिसका अनुप्रयोग है धातु कर्म, अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो विधि है वो धातु कर्म कहलाती है। उस धातु कर्म में भी इसका उपयोग होता है। धातु शोधन के दौरान धातु को शुद्ध करने के जो स्टेप हैं के दौरान लोहे को पृथक करने में, क्योंकि लोहा क्या होता है बेटा, भारी होता है। लोहा कैसा होता है, भारी होता है। डस्ट पार्टिकल्स भी भारी होते हैं। तो लोहा डस्ट पार्टिकल्स के साथ क्या होगा, नीचे तल में बैठ जाएगा और इस तरह से जो लोहे के जो कण होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, अलग हो जाएंगे। इस विधि के द्वारा हल्का जो धातुमल है, यानी अपशिष्ट जो चीज़ें होती हैं, अपशिष्ट चीज़ वो कहाँ जाएगा, ऊपर। क्योंकि अपन को तो लोहा प्राप्त करना था ना, तो लोहा तो नीचे बैठ गया। जो अपशिष्ट चीज़ थी, अनावश्यक जो चीज़ थी, वो क्या हो जाएंगी, ऊपर, जिसे क्या बोलेंगे धातुओं को, स्लैग। स्लैग भी बोलेंगे इसको। ये अपन को हटानी थी क्योंकि हमारे कोई काम की चीज़ नहीं थी, तो ये ऊपर आ जाएगी। क्योंकि ये क्या है, हल्की है, और लोहा मैंने बताया था उसका क्या होता है, घनत्व अधिक, तो वो नीचे बैठ जाएगा। ऊपर से हटा लिया जाता है इस विधि के द्वारा। हल्के धातुमल को ऊपर से हटा लिया जाता है। इस तरह से ऊपर से धातुमल को हटा लेंगे और लोहा नीचे रह जाएगा। तथा भट्टी की निचली सतह पर भट्टी की जो निचली सतह पर है, और जो लोहा है वो क्या होगा, पिघला हुआ प्राप्त रह जाएगा। इसकी सतह पर लोहा देखो बेटा, इस पे क्या होता है, पहला तो उपयोग है इसका तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। दूसरा है कि धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में काम आता है। इस विधि के द्वारा क्या करते हैं, जो हल्का धातुमल होता है वो तो ऊपर, भाई जब अयस्क लिया उसको पिघला रहे हैं, बहुत पानी जैसा कर लिया,
तो पानी जैसा कर लिया तो जो धातु मल है वो तो कहाँ जाएगा, ऊपर, और लोहा क्या होता है भारी, वो कहाँ बैठ जाएगा, नीचे। तो धातु मल को ऊपर से अलग कर लेंगे तो नीचे जो सतह है उस पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाएगा। इस तरह से आपने लोहे को अलग किया है। एक बार इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। ये आपने उतारा तो इसके द्वारा क्या होता है बेटा, जो ये सिद्धांत जो आपने लिया ना घनत्व वाला, इस घनत्व के सिद्धांत के द्वारा क्या होगा बेटा, आपस में नहीं मिलने वाले द्रव, नोट डाल के लिख लीजिएगा। इस विधि में, इस विधि द्वारा आपस में नहीं मिलने वाले द्रव, आपस में नहीं मिलने वाले द्रव पृथक हो जाते हैं। आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। आज आपको हमने अघुलनशील द्रवों को भी अलग करना सिखा दिया। दूध से क्रीम किस तरह से प्राप्त होती है, कौन सी विधि से होती है, किस उपकरण के द्वारा होती है, उस विधि का कहाँ पर क्या प्रयोगशालाओं में किस तरह से उपयोग है, वो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट कराई है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको ढंग से समझा होगा। तो देखते हैं आज आपको कितना समझ में आया, आपने कितना अच्छा समझा। इसकी जांच के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में करें, अपनी कॉपी में ज़रूर करें बेटा। ये सारा काम जो मैं आपको देता हूँ होमवर्क में, आपको कॉपी में करना है। ऐसा नहीं है कि बस देख लिया, मज़े लिए, छुट्टी, ऐसा नहीं होगा बेटा। आपको ये करना है क्योंकि बाद में जब स्कूल चलेंगे रेगुलर तो आपको इनकी बहुत हेल्प मिलेगी। जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो प्रॉब्लम में ही रह जाएंगे, पूरी साल भर परेशान रहेंगे। और जो बच्चे अब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में होमवर्क जो हम देते हैं उसको करेंगे तो निश्चित है कि उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और इसीलिए ऑनलाइन क्लासेज आपको चलाई जा रही हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ें। तो पहला प्रश्न मैं दे रहा हूँ बेटा, दूध से क्रीम प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। अगर आप मेरे लेक्चर को ढंग से पढ़ोगे तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ढंग से, मेरा लेक्चर सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैंने कब किस पॉइंट का आंसर दिया हुआ है। दूसरा, दो अघुलनशील, अभी मैंने जो तेल का उसका उदाहरण दिया था जल का, उसकी जगह आप और कुछ भी ले सकते हैं। दो अघुलनशील द्रवों को पृथक करने की विधि का वर्णन कीजिए। इसमें मैंने पहले कहा था तेल और जल के अलावा और भी कुछ ले, अपना स्वविवेक से उदाहरण समझें तो आपका ज़्यादा विकास करेगा माइंड बेटा।
आज के लिए आपको इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तो आप ये सारा काम अपनी नोटबुक में यानी कॉपी में अवश्य करें बेटा, तभी आपको ऑनलाइन क्लासेज का पूरा फ़ायदा मिलेगा और आपकी अच्छी प्रकार से पढ़ाई होगी। धन्यवाद।